अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने जिक्र किया था कि जो वाक़यात दहशत गर्दी के हो रहे हैं अब उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। सिर्फ ना ये कि एक दहशत गर्द हमला होता है जैसे भक्कर वाला वाक़या या बजौड़ वाला वाक़या। बजौड़ वाले वाक़े में हमले के बाद जब ज़ख्मियों को उठाने की कोशिश की गई तो उनके ऊपर दोबारा से फायरिंग की गई। इसी तरीके से करक में जो वाक़या हुआ, करक वाले वाक़े के बाद जब ज़ख्मियों को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था तो उन एम्बुलेंस के ऊपर फायरिंग भी की गई और उनको आग भी लगा दी गई। तो आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइज किस्म की मूव नज़र आती है कि पाकिस्तान को किस तरीके से अनसेटल करना है। आज भी इन वाक़यात का तसलसल जारी है, KP के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी। अब तो ये वाक़यात पंजाब के अंदर आ गए हैं तो एक हालत जंग में है पूरा मुल्क। लेकिन एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो पॉलिटिकल ओनरशिप की है, और पॉलिटिकल ओनरशिप के लिए सियासी क़यादत को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। अस्करी क़यादत को भी साथ बिठाएं और एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसको मंजूरी देकर पूरी क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ और हिकमत के साथ, जहाँ हिकमत और दानाई चाहिए वहाँ हिकमत का इस्तेमाल करें, जहाँ ताकत चाहिए वहाँ ताकत का इस्तेमाल करें। तब आप अपने मुल्क के लोगों और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी जो हुकूमत वक्त का मैच है वो अगर सेटल हो जाए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बेइंग ही सेटल हो जाए, तो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा भला जुड़ा हुआ है। लड़ाई इस वक्त ये नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान की आंख का इलाज पिम्स अस्पताल में होना है या अडयाला जेल के अंदर होना है। फ़ैसला इस बात के ऊपर होना चाहिए कि इन दहशत गर्दों से हमने निपटना कैसे है। इमरान का मसला हो या नवाज शरीफ का मसला हो, ये तो आपस में सियासी जमातें बाद में आगे चल के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर सकती हैं, इलेक्शन में भी जाके एक दूसरे से स्कोर सेटल कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बचाना मकसूद है। सबसे बड़ा तो आपके सामने एजेंडा आइटम यही होना चाहिए। PTI के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त दुरुस्त रास्ते पे नहीं हैं। हमने इसके ऊपर एक से ज़्यादा प्रोग्रामों में बात भी की। अली मीन गंडापुर से जो इंटरव्यू था हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KP से, उसके अंदर भी उन्होंने नाम लेकर सवाल उठाया था अलीमा ख़ान और बाकी लोगों के रोल का। आज अलीमा ख़ान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोगों का नाम लेकर उनका रोल को चैलेंज किया, उनके किरदार को चैलेंज किया कि वो क्या कर रहे हैं। और ये चीज़ें भी पार्टी की सीनियर लेवल के ऊपर बार बार इसकी डिस्कशन में आती हैं, लेकिन पार्टी के अंदर वो कहना चाहिए कि शायद सीनियर लेवल के ऊपर उतना दमखम है नहीं है कि वो खड़े होकर फैसले कर सकें। इमरान खान का इलाज का मामला हो, इमरान खान की जेल से रिहाई का मामला हो, वो नवंबर 2024 के वाक़यात से पहले जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के दरमियान जो इनका बैक चैनल चल रहा था थ्रू मोहसिन नकवी, अगर उन सारी चीज़ों को भी ले लें तो उस वक्त भी PTI की लीडरशिप फ़ैसला साजी में इंतहाई उन्होंने कमज़ोरी दिखाई, जिसके नतीजे में इमरान खान अभी भी जेल में ही है। और उसी के नतीजे में पाकिस्तान में 26 नवंबर के अफसोसनाक वाक़यात भी हुए जिसको टाला जा सकता था। अलीमा ख़ान का आज अगर आप बयान सुने तो आपको क्लियरली एक डिवाइड नज़र आती है। वो नो कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं उन तमाम लोगों के ऊपर जिसको PTI का चेयरमैन भी कहा जाता है, सीनियर लीडरशिप भी कहा जाता है, उनके वो पॉलिटिकल कमेटी के अरकान भी हैं। बीबी उनसे पूछ रही हैं कि आप लोगों का किरदार क्या, सुनिए क्या कहा उन्होंने। इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे PTI की तरफ से। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब कहाँ है, इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए। इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे, आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए। किधर है हमारे सीनियर लॉयर जो टिकट होल्डर्स हैं। पार्टी ने फैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। पार्टी फैसला कैसे कर सकती इमरान खान की सेहत के ऊपर? कौन सा इलाज हुआ इमरान खान का? इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ मुआयने के लिए गए थे। इमरान खान ने जेल में से मैसेज भेजा है मेरे डॉक्टर्स चेक करें। तो अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया? जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। अब अलीमा ख़ान या इमरान खान की बहनों की तरफ से कंप्लीट नो ट्रस्ट आ गया PTI की पूरी क़यादत के ऊपर। उन्होंने हामिद खान से लेकर बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र, खोसा साहब, किसी एक को उन्होंने छोड़ा नहीं है। सबका नाम लेकर कहा कि आप लोगों का किरदार है क्या, आप कर क्या रहे हैं, किसने इजाज़त दी थी कि जेल में इलाज कराएं? हमने तो ये कहा ही नहीं था। रिहाई के लिए आप लोगों ने क्या किया? लेकिन इससे आगे चले जाएँ, एक ज़माने में इमरान खान की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे और नवाज़ शरीफ को इकामा के ऊपर या पनामा के ऊपर जेल में डाला हुआ था। उनको भी हेल्थ के इश्यूज़ आए और हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर ही उन्हें पाकिस्तान से हस्पताल भी ले जाया गया और अस्पताल से फिर उनको बरतानिया भी पहुंचाया गया। वो एक मिसाल पाकिस्तानी तारीख़ में मौजूद है। उस वक्त शहबाज शरीफ जो ख़ुद इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने एक रोल अदा किया और वो रोल था बैक चैनल का, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से भी इंटरेक्ट किया, बल्कि किया ही उन्हीं से इंटरेक्ट, जिससे एक रास्ता निकाला गया। और नवाज शरीफ साहब फिर इलाज करवाने, वो प्लेटलेट्स का इशू यहाँ बहुत ज़्यादा सामने आया और मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और इजाज़त दे दी। क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी दबाव है, वो कहते हैं वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी,
ख़तरा अभी टला नहीं है कि हमला उधर से होना है, आज होना है, कल होना है। ईरान साइड के ऊपर इसराइल और अमेरिका के जो अज़ाइम है अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, पूरा हमारा बॉर्डर वल्नरेबल है। और अफ़गानिस्तान के रास्ते तो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है, रोज़ वो घुसते हैं और हमारे लोगों को शहीद करके जा रहे हैं। क्या ये मुनासिब नहीं है कि फॉर द टाइम बिंग ये जो PMLN और PTI का मैच है इसके ऊपर ये सीज़ फायर कर दें, इसको जंगबंदी डिक्लेयर करके जो असल जंग है पहले उससे निपट लें। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका है उनसे इसके ऊपर सवाल भी करेंगे और पूछेंगे कि हमारे पास इस वक्त हिकमत क्या है, दनाई क्या है, या पहले आपस में लड़ लें या दुश्मनों से पहले लड़ने, क्या हमने करना है। हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं शहरियार अफरीदी साहब, सीनियर रहनुमा है PTI से, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगा कौन सा रास्ता बेहतर है, पहले आपस में लड़ मर लें या पहले दुश्मन से निपट लें? नहीं, मेरे ख्याल में जी सियासत के अंदर तो वैसे भी रास्ता वही निकलता है जो डायलॉग से निकले। मेरे भाई हैं, मैं इनसे वैसे भी मिलता हूँ, मुझे सड़क पे मिल जाएं, हम प्रोग्राम में मिल जाएं, हम आपस में बात करते हैं। मेरे और भी बहुत से दोस्त हैं, जब प्रोग्राम में हम नहीं होते तो बड़े अच्छे से मिलते हैं, हम आपस में बैठ के गप मारते हैं। अगर ये हम ज़ाती ताल्लुकात में ये तमाम गप मार सकते हैं, इज़्ज़त और एहतराम से बात कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, तो जब मुल्क पे मुश्किल घड़ी है तो क्या मसला है बात करने में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने में भी और मुल्क की सलामती के लिए भी और अच्छी एक कंस्ट्रक्टिव सियासत करने के लिए भी, यानी आपकी आपस में अगर ताल्लुकात की नौइयत कुछ बेहतर हो तो बड़ी सख्त बातें भी आप बड़ी तहम्मुल से सुन लेते हैं, और बड़ी सख्त बातें भी इंसान बड़े नफीस तरीके से कह देता है, और उसमें कोई रास्ता भी निकल आता है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम भी हो जाता है। मुल्क की हिफाजत के लिए तो सबकी जान हाजिर है, वो भी हो जाता है, और ये जो गरीब आवाम है उनकी खिदमत के लिए भी जो हमें कुछ मिलजुल के चीज़ें करनी है, कवानीन बनाने हैं, वो भी बन जाते हैं। हमारे यहाँ पोलराइजेशन इतनी शदीद हो गई है कि गुफ्तगू यानी डायलॉग, जिसको हम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसके रास्ते मसदूद होते चले जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल पड़ रही है। वज़ीर आज़म साहब ने कई मरतबा दावत दी, मैं ये सियासी तौर पे नहीं कह रहा, कई मरतबा हमारी छोटी मीटिंग्स में भी ये बात होती है। वज़ीर आज़म साहब भी थोड़े से बाज़ मरतबा यानी परेशान होते हैं कि मैं अब यही कह सकता हूँ, ये इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। 2-3 मरतबा उन्होंने कहा, काबीना की मीटिंग में कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, फिर ये भी कहा कि चलिए हम तो सियासी हरीफ हैं, मैं इधर बैठता हूँ, आप उधर बैठते हैं, तो जो न्यूट्रल हमारा हाउस का चेंबर है स्पीकर साहब का, वहाँ पे सारे बैठ जाएं जाके और आपस में कोई बातचीत का रास्ता शुरू करें और देखें कि हमने कैसे मुल्क की सलामती के लिए काम करना है, कैसे मुल्क की दिफा के लिए काम करना है, कैसे इक्तसादी तरक्की गुर्बत मिटाने के लिए काम करना है। तो मैं तो जब आप इब्तदाइया दे रहे थे तो मैं सोच रहा था इससे अच्छा क्या इब्तदाइया हो सकता है। सर, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान ने 2014 के धरनों से शुरू कर लें, इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड धरना था PTI का, और 2014-15 के लेकर 2025 तक, 24-25 तक जो दादोशुमार आप ही की हुकूमत ने, प्लानिंग कमीशन ने जारी किए हैं, पाकिस्तान में 8 परसेंटेज पॉइंट पॉवर्टी इंक्रीज़ कर गई है। इनकम इनक्वालिटी 27%, 27 ईयर्स का हाईएस्ट लेवल हमारे पे आ गया। गरीब तर हो गया, अमीर तर हो गया। तो आप लोगों की जो टेक होम इनकम्स हैं वो नीचे चली गई हैं और पॉवर्टी लेवल ऊपर चला गया। अब हम लोगों को बेसिकली भूख और अफलास में मुब्तला कर चुके हैं, हंगर वाली कैफियत है। उनकी जो कंजम्पशन लेवल है वो डिक्लाइन कर गया, 8% डिक्लाइन उसमें भी आ गया। तो पाकिस्तान तो हार रहा है आपकी इन लड़ाइयों से। तो हम सारों का फ़र्ज़ नहीं है कि बैठ के सोचें कि हमने क्या किया अपने लोगों के साथ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सारे कसूरवार हैं, सिर्फ सियासी भी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ बैठे, वो भी कसूरवार है। जी, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी इन चीज़ों का तज़किरा किया। आपको याद होगा, आप गालिबन तशरीफ़ लाए थे या नहीं लाए थे, वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बेसमेंट में तकरीब हुई थी जिसमें उन्होंने जो बड़े बड़े मुल्क के एक्सपोर्टर्स थे उनको बुलाया था और उनको अवार्ड्स भी दिए थे। और उस तकरीब में उन्होंने ये कहा था कि हमारे मुल्क में यानी सिर्फ ये नहीं कि ये 2 साल में या 5 साल में या 10 साल में एक तसलसल के साथ गुर्बत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उस पॉपुलेशन के लिए जो वसाइल चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लोगों को नौकरियां देने के लिए अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो आपको कितनी आप नौकरियां क्रिएट करेंगे, कितनी ही आप GDP को ग्रो करेंगे कि तमाम लोगों को नौकरियां मिलती चली जाएं।
तो ये बातें तो उन्होंने भी की थी जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको सर मालूम है कि 38% जो महंगाई की शरह थी या 40% खाने पीने की, वो भी आप ही की हुकूमत की थी। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आधा सच बोलते हैं। 38% पीडीएम की पहली हुकूमत ने की थी महंगाई। अगर आप किसी भी हवाले से, जब मैं नया हुकूमत में आया था, जब वो पेट्रोलियम की लेवी वाली प्रॉब्लम चल रही थी, आप उस वक्त की भी महंगाई की शरह देख लें अगर, और उससे आप मुआजना कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता इस दौर में जिस जगह के ऊपर ले आए हैं जहाँ पे महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट्स में 3-4-5% पे जा रही है। और कुछ तो आप मईशत पे बहुत नज़र रखते हैं, आपको मालूम है कि ऐसे भी दरमियान में दौर आए हैं जिसमें मनफी थी, फूड इन्फ्लेशन जो थी वो नेगेटिव टेरिटरीज़ में चली गई थी। तो बेहतरी की मैंने आपकी बात को डिस्प्यूट नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों में बेहतरी आई है, जो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, शराय सूद है, उसमें इंटरेस्ट रेट जो हैं उनमें कमी आई है, वो तकरीबन सिंगल डिजिट्स में आ खड़े हुए हैं, इन्फ्लेशन कम हो गई है, तरक्की की मुल्क स्टेबलाइज हो गया, कुछ रिज़र्व्स किसी हद तक स्टेबल हैं, हमारी जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो काफ़ी मज़बूत हैं और अच्छी चल रही हैं, मगर दरमियान में ख़राबियाँ भी हैं बहुत सी, उनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। मगर जो आपका बुनियादी नुक्ता था कि क्या ये बेहतरी, यानी अगर हम जो हमारी कमेटीज़ हैं जिनमें हम बैठ के असल काम करते हैं, नोक झोंक तो चलती है हमारी फ्लोर के ऊपर, अगर उसमें थोड़ी सी ऑपोजिशन भी आए और मस्बत किरदार अदा करे, हमें थोड़ा सा और अकाउंटेबल करे, मगर एक अच्छे तरीके से करे, तो शायद लेजिस्लेशन भी बेहतर होगा, शायद बजट्स भी इस मरतबा बेहतर बनेंगे। हम तो बहुत शहरियार साहब से पूछते हैं। शहरियार साहब, इमरान वाली लड़ाई किसी नतीजे पे पहुंचनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत लूज़ कर रहा है इस लड़ाई में। असल तवज्जो जिस काम के ऊपर होनी चाहिए वो ये टेररिज्म है, जिसमें हमारे रोज़ाना सिविलियन भी जा रहे हैं, पुलिस के भी जवान जा रहे हैं, फ़ौज के भी सिपाही शहीद हो रहे हैं, एक नहीं है, सारी तीनों शहीद हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब, तमाम तारीफ़ रब की और कर बहादुर इमाम अल-अंबिया ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला अशरा है, रमज़ान का बाबरकत महीना है। बदकिस्मती से अगर हम थोड़े से एनालिसिस देखें, पिक्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, उनका एक मेरे पास थिंक टैंक की एक रिपोर्ट पड़ी है कि 7 से लेकर 13 फरवरी तक तकरीबन 15 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं और 13 से 19 तक 12 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं। ये जो हाइक आई है, ये जो वेव है, और ये ऐसी वेव है कि इसने इस्लामाबाद कैपिटल से लेके पूरे पाकिस्तान को टेरराइज़ किया और पूरी पाकिस्तान की तमाम सोचें जो हैं आज अगर इस चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं है तो ये वो जो जनाजे हम उठा रहे हैं शुहदा के, चाहे हमारे इमाम बारगाहों को, मसाजिद को, मदरसों को, हमारे उन कौम के जवानों को जो कौम का फ़ख्र और गरूर और मान है, उनको जब शहीद किया जाता है, मारा जाता है, या सिविलियंस या जो कारोबार या जो ओवरऑल जो इस मुल्क के अंदर माहौल और सिचुएशन बना दिया गया है, ये उसके ख़िलाफ़ क्या है? क्या ये बदनीयती नहीं है? क्या उनके वरसा हमसे नहीं पूछेंगे? क्या इस मुल्क का जो वो फ़ख्र और मुस्तकबिल जो हमारी नस्ल है वो क्या चाहती है हमसे? क्या हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बुनियादों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम क्यों मिल के नहीं बैठ सकते? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी ज़ात के मैवर में दिन ब दिन डुबो रही है? क्यों नहीं बैठते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जब ज़ाती मफादात, इक़्तिदार, ओहदा, रुतबा, और जब आपके इर्द गिर्द वो लोग हो जाएं जिस आजमाइश से हम गुजर रहे, फॉर एग्जाम्पल, तो जब आपके पास ओहदा होता है तो सब आपकी जय जय कर रहे होते हैं, आपके गलत को भी सही बताते हैं, और फिर जब आप में मुश्किल आती है तो फिर दूरबीन में कोई नजर नहीं आता। तो ये इक़्तिदार में बैठने वालों को सोचना है। मैं आज ये बात डंके की चोट पे इसलिए कहूंगा कि मुआशरा इस हद तक गिर गया है कि मेरे कोहाट में लेडी डॉक्टर मैविश, उसको इसलिए मार दिया गया
कि उसका गुनाह यह था कि खानदानी घर से उसका ताल्लुक, पढ़ी लिखी बच्ची, वो कोविड हो, वो कोई भी नागानी आफत हो, कोई भी मसला हो, वो ड्यूटी देती थी। क्यों मार दिया गया उसको? इसलिए मार दिया गया ना कि इस मुल्क के अंदर लाइसेंस टू किल मिला हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सिर्फ पीटीआई को गिराना मकसद है। सिर्फ आप मुल्क के अंदर एक ऐसी सोच डेवलप कर रहे हैं, आप एक ऐसी फिजा कायम कर रहे हैं जिससे पोलराइजेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, बलोचिस्तान की पुलिस पूछती है कि मुझे मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं हुई। कल पुलिस वाले पे अटैक हुआ है जिसमें वो पुलिस का वो डीएसपी क्वाड में 7 लोग शहीद हुए प्रिजनर वैन के ऊपर और जला दिया गया है, उनको जला दिए। एक मेरा सवाल जो है वो आप दोनों के लिए, पहले आप इसका जवाब दे दें। जब मुझे आपको सबको तकलीफ़ है कि हमारे मुल्क के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दिया बाकायदा, ये जो रोज़ाना दहशत गर्दी हो रही है, ऑर्गेनाइज है, ये इक्का दुक्का वाक़यात नहीं, अब 3 4 5 रोज़ाना हो रहे हैं, तो आप लोगों का रिस्पांस क्या है? आप तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, फैसला साज हैं, आप लोग मुल्क की तकदीर के फैसले करने वाले हैं। पार्लियामेंट की वक़्त का ना बेअदबी माफ जनाजा निकाल दी गया। आई एम सो सॉरी मलिक साहब, हमने कौम के साथ सच बोलना है। आप जब नेशनल इश्यूज जो पाकिस्तान की बुनियादों के लिए और मुस्तकबिल के लिए वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जब उस पर डिबेट ना हो, आपके पास 2-2 मिनट है, 3-3 मिनट है, खत्म करें और कुछ लोग ही उस पर बात करें। और वो लोग जो पिछले 30 साल से इख्तिदारों में बैठे हैं, अगर उन्होंने इस पर बात करनी है, और जैसे मेरे भाई जुनेद अकबर ने कहा कि बैक बेंचर्स, इंग्लिस्तान हाउस ऑफ कॉमन में बैक बेंचर कमेटी को वैल्यू किया जाता है। आप पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, कोई भी पार्टी के वो जो अवाम के साथ के पल्स के साथ जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है, जब आप उनको सुनेंगे नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, जब आप मुल्क में ऐसे माहौल पैदा करेंगे कि इधर तो कुछ नहीं है, मायूसी फैलाएंगे, और पढ़े लिखे लोग और प्रोफेशनल इस मुल्क से जब जाएंगे, आप किसके हवाले ये मुल्क करना चाहते हैं? ये आज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके तवज्जुह से कि खुदा के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के जितने स्टेक होल्डर हैं, उनको एक चीज समझनी चाहिए कि आपकी नाम निहाद जमहूरियत, आपकी सियासत और सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के लिए हमारा जो ये रवैया है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसकी माफी नहीं होगी। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप तो हुकूमत वक्त भी हैं, पार्लियामान का भी हिस्सा है, क्या पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्स दिया? ये जो दहशत गर्दी इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में बढ़ गई, ये जंग है इस वक्त, आपकी जंग से छोटी नहीं है। रोज़ाना आप 5-10 शहादतें उठा रहे हैं, रोज़ाना, एक दिन वक्फा नहीं है। मैंने तो प्रोग्राम के शुरू में ही मेरा कुछ ऐसा इख्तलाफ नहीं है। मैं एक बात भाई ने की, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो भी मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई मज़े की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे क्या इत्तफाक होगा मिल बैठने में? मैंने तो आपको वज़ीर आज़म की तरफ से बताया, वो कितनी मरतबा दावत दे चुके हैं। अगर आप बात करना चाहें तो किससे करें? अगर चेयरमैन साहब से बात करें तो सेक्रेटरी जनरल साहब नहीं मानते, अगर सेक्रेटरी जनरल साहब से बात करें तो चेयरमैन साहब नहीं मानते, अगर अली ज़फ़र साहब से बात करें तो शायद दोनों ही ना माने, अगर बहनों से बात करें तो बेगम साहिबा नाराज़ हो जाती हैं, अगर बेगम साहिबा से बात की जाए तो उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से तो बहनें नाराज़ हो जाती हैं। एक तो ये मसला है कि जिस तरह का अंदरूनी इंतशार इस वक्त पार्टी में, पीटीआई में फैल चुका है, अगर आप बात सिंसियरली, हम तो करना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि भले लोग हैं हर तरफ, वो भी बात करना चाहते हैं, लेकिन ये शायद फ़ैसला नहीं, शायद ये फ़ैसला ही नहीं हो पाएगा। मैं और क्या बात करूं कि किससे बात करनी है। आप बात शुरू करेंगे तो जैसा कि आज आपने इब्तदाइये में बताया है कि ख़ान साहब की बहन अलीमा ख़ान साहिबा हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है उन तमाम दीगर लोगों के मुतल्लिक जो इनके पास अपेरेंटली ख़ान साहब ही ने मैंडेट दिया हुआ है। अब हम इस बात पे बहुत से दोस्त जो थे, आपसे भी प्रोग्राम पे बात होती रही है और दीगर प्रोग्राम्स पे भी होती रही, खुश थे कि चलें एक लीडर ऑफ अपोजिशन, एक तकाजा था वो पूरा हो गया है और उनके पास मैंडेट भी है बात करने का, तो भले से उनसे बात कर लेंगे, चकज़ई साहब से या उनकी पूरे जो नई टीम है उनसे बात हो जाएगी। अभी ये तो आपस में अभी यानी एक वो गैर तो नहीं है, इनके हलीफ हैं, लेकिन हैं तो हलीफ। जब पार्टी के अंदर रहने वाले लोगों से बात नहीं हो पा रही
तो वो जो हलीफ हैं मगर किसी और पार्टी के हैं, उनसे जब बात होगी तो क्या हशर नशर लेकिन होगा। इसका फोरम आपके पास है, आप जॉइंट सेशन ऑफ जी, पार्लियामेंट कॉल करके उसके ऊपर डिबेट करवाएं, 2-3 दिन 4 दिन बैठे, जी। नेशनल इलेक्शन प्लान को भी डिस्कस करें। ये जो आपके भक्कर में अटैक हो गया, आपके डीआई खान में अटैक हुआ है, आपके बाजौड़ के अंदर अटैक हुआ है, करक के अंदर अटैक हुआ है, कौन कौन सा इलाका छोड़ेंगे? इधर इस्लामाबाद की वाला अटैक, मैं थोड़ी सी बात इमाम बारगाह से शुरू कर लें, जॉइंट सेशन में डिस्कस करें और वे फॉरवर्ड मंजूर करके। मैं अब थोड़ी सी जो बात करूंगा वो ऐसे ही मुझे खुद भी अच्छी नहीं लग रही बात करने में, लेकिन मैं क्योंकि जिक्र हुआ तो करूंगा। ये जहाँ पे आपको ये मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर जो है 18वीं तरमीम के बाद सूबे का काम है। ये ऐसे बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि वफाक की ज़िम्मेदारी है और वफाक भी समझता है कि वफाक की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब आप वो तमाम चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, उसमें अगर आप ISPR के भी बयानात सुन लें, उसमें जो रोल है जो हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो रोल PTI की हुकूमत का वहाँ से मिलता है, चलें हमें तो छोड़ दीजिए, हम सियासी हरीफ हैं, मगर जो ISPR की तरफ से भी आपको स्टेटमेंट्स मिलती हैं कि कितनी सपोर्ट उनको या अपोजिशन या रेजिस्टेंस मिल रही है हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो आपके सामने है। अब अगर आप यहाँ पे हमारे आपके भाई सुहेल अफरीदी के बयान जो भी हों, KP के अंदर ऑपरेशन करने से ना सुहेल अफरीदी रोक सकता है, ना उसके पास नहीं, ऐसी बात ना नहीं, वो इख्तियार नहीं, ऐसा नहीं है। IBOs नहीं हो रहे और लास्ट एपेक्स कमेटी के अंदर खुद सुहेल अफरीदी अप्रूवल दे के साथ उठ के बैठे। ऐसी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, ऐसे थोड़ी होता है कि आप सिर्फ ट्रूप्स लाके और ऑपरेशन कर लेते सर हैं। स्केल बहुत बड़ा है, चैलेंज बहुत बड़ा है, वहाँ सबको ओनरशिप लेनी चाहिए। मैंने उस बात पे तो इख्तलाफ किया ही नहीं। मैं तो इस वक्त आपको ये कह रहा हूँ कि जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, अभी रिसेंटली भी एक ऐसा बयान है जो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा उसको कोट करना, आपको भी मालूम है, इन्हें भी मालूम है, छोड़ देते हैं ये दहशतगर्दी के हवाले से, मगर ये बयानात देने की ऐसे मौके पे, या कम से कम फ़ौज को ये बयान देने की क्या ज़रूरत है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, जो सपोर्ट ऑपरेशंस के दरमियान में हुकूमत से चाहिए। सर ये तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक है कि पॉलिटिकल ओनरशिप आप लोगों को भी लेनी है और इन्हें भी लेनी है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक करीब आ गई है, उसके बाद दोबारा इस पर बात करते हैं। पॉलिटिकल ओनरशिप के बगैर ये खाली फौज के लड़ने की जंग नहीं है। तो मुत्तफिक, मैंने तो पहले वो बात की, मेरे भाई ने की, आपने इब्तदाइये में की, उस पर तो कोई इस वक्त इत्तफाक नहीं है। मैंने तो सिर्फ क्योंकि एक ख़ास बात हुई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और मैंने बड़ी मुझे तकलीफ, बात करते हुए तकलीफ हुई, मेरे भाई को हो सकता है सुनने में ज़्यादा। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने अलीमा खान का एक स्टेटमेंट दिखाया, दोबारा दिखाते हैं आपको और फिर शहरियार साहब से उसका जवाब भी लेंगे। दिखाइएगा उन्होंने क्या कहा। इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे PTI की तरफ से। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब कहाँ है, इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे, आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए, किधर है हमारे सीनियर लॉयर जो टिकट होल्डर्स हैं? पार्टी ने फैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। पार्टी फैसला कैसे कर सकती इमरान खान की सेहत के ऊपर? कौन सा इलाज हुआ इमरान खान का? इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ मुआयने के लिए गए थे। इमरान खान ने जेल में से मैसेज भेजा है, मेरे डॉक्टर्स चेक करें। अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया? जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। शहरियार साहब, पार्टी क्या कर रही है इमरान की? अलीमा खान पूरी फैमिली ने तो आज नो कॉन्फिडेंस कर दिया आप सबके ऊपर। देखिए जी, इसको परखने के मुख्तलिफ ज़ाविये हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये बहनें वो बहनें हैं जिन्होंने एक नई तारीख़ रकम की है। और मिस्टर गौहर, हामिद खान, खोसा साहब, बाकी सीनियर लीडरशिप का क्या रोल है? पहले उसका जवाब दीजिए। पहले मैं आपको फैमिली का बताऊंगा, उसके बाद फिर आप देखिए जी, किसी भी एंगल से आप परखें तो शरीयत की रूह से हो, आप लॉ ऑफ द लैंड को देखें, सोशल फैब्रिक को देखें, तो किसी भी इंसान के ऊपर सबसे पहले अल्लाह के रसूल के बाद पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ तो माँ का, बाप का, बीवी बच्चों का, बहनों और भाइयों का हक है।
जहाँ तक बात है पॉलिटिकल वर्कर्स की, और वो कहते रह गए कि खान साहब को बता दें कि हमने वफा कर दी, ATC के केसेस, पार्टी लीडरशिप का क्या रोल है? 10 साल सजाएं। एक मिनट जी, पार्टी के चेयरमैन है, पहले मैं हामिद खान फाउंडिंग मेंबर है, बैरिस्टर अली जफर एक आपकी लीडिंग लाइट है। मलिक साहब पहले मैं वर्कर पे आऊँगा, फिर मैं, क्योंकि बात हुई है फैमिली की, तो आज खान साहब फैमिली ने वर्कर को तो क्वेश्चन ही नहीं किया, उसने तो आपकी लीडरशिप को क्वेश्चन किया। मैं आपको ये बता, खान साहब की आज जो अल्लाह ने जो सियासी तौर पे जो पूरे पाकिस्तान की दिल की धड़कन उनको बनाया हुआ है और लोगों के दिलों के वज़ीर आज़म हैं, तो यही वर्कर वोट डाल के, कुर्बानियाँ दे के, इलेक्शनों में आंखों में आंखें डाल के मुखालिफ का मुकाबला करके हम जैसे लोगों को ऐवानों में भेजते हैं, और फिर खान साहब जिम्मेदारियाँ देते हैं। लीडरशिप का क्या रोल है सर? खान साहब जिम्मेदारियाँ देते हैं। देखिए जी, बैरिस्टर गौहर साहब हों, हामिद खान साहब हों, अली ज़फ़र साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों, हमारी जो लीगल टीम है उनको खान साहब के केसेस में प्रोएक्टिव रोल और उनकी प्रेजेंस इज ऑब्लिगेटरी, जस्ट लाइक पार्लियामेंटेरियंस की। इसमें तो कोई डिनाई नहीं है, कोई डिनाई नहीं है। इस वक्त बात यह है कि जब घर में, क्योंकि इस वक्त खान की सेहत जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान के अमन और पाकिस्तान की बुनियादी सीनियर लीडरशिप कंप्रोमाइज है। देखें कौन क्या है ये तो रब जानते हैं, लेकिन जिसने भी खान के साथ धोखा किया है वो जलील और रुसवा हुआ है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आपकी सीनियर लीडरशिप कंप्रोमाइज। मैं ये फिर रिपीट करूंगा, जो भी बदनीयत है, जो भी खान के साथ दगा कर रहा है, ग्रुप्स बना रहा है, हराम कमा रहा है, खान के नाम को मिसयूज कर रहा है या खान को गिराने के चक्कर में, वो जलील और रुसवा। इसका मतलब है कैसे लोग हैं पार्टी के आपके सीनियर लेवल के अंदर? अलीमा बीबी ने भी ये सवाल किया और आपने भी उसको कंडीशनल कर दिया। जो मीटिंग खान साहब से हुई थी, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक बयान दिया था, मुझे खान साहब ने कहा था कि आपने मेरे लिए और पार्टी के लिए आपने सब्र करना है, मैं अंडर ओथ हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मतलब आप सब्र कर रहे हैं, अंडर ओथ है, नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर ऐसे साथी लोग हैं जो कंप्रोमाइज हैं। खान साहब हमें जोर दे रहे हैं यूनिटी पे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि घर को जोड़े रखें। हम जब बिखर गए ना तो जात में बहुत सारे चले गए, खान को और पाकिस्तान को नुकसान होगा। जो 2 साल पिछले गुजरे हैं जी, क्या आपकी सीनियर लीडरशिप ने इमरान खान को बेच दिया इस चक्कर में? देखें जी, अरबों रुपए के ऑफर्स हुए MNAs MPs, कोई नहीं बिका। इमरान भाई भी तो नहीं आया ना। देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क के अंदर जो 26 और 27 अमेंडमेंट के बाद तो रोल पार्लियामेंट का और जुडिशरी का खत्म कर दिया गया है। अभी तो एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, जैसे भी मेरे भाई कह रहे थे, फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने ये कहा लीडरशिप क्या बांटी है। देखिए जुडिशरी के भी मतलब ना बड़ा टेढ़ा सा मामला है। आज सोहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं टीवी पे दिखा नहीं रहा, उसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता था कि वो जुडिशरी के एहतराम के मुनाफी ना हो जाए। वो खुली अदालत में कह रहे थे कि मैंने चीफ जस्टिस से बात करनी है। मैंने आके पूछा रिपोर्टर्स वगैरह, वो कह रहे हैं कि वहाँ से पैगाम आया था कि चैम्बर में आके मिलने। वो चैम्बर में नहीं गए, कहते तो खुली अदालत में। वो जज है यार, कोई रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, एंकर है, बैठा हुआ है कि जिससे जाके आप बताओगे कि मुझे ये शिकायत है। इसका जवाब तो आपको सोहेल अफरीदी साहब बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि मैं कल केस लगे हुए हैं मेरे ख्याल है। मैं आज आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये अदालतें जब आम आदमी की रसाई ना हो, 4.5 करोड़ एक फेडरेटिंग यूनिट का चीफ मिनिस्टर हो, हाई कोर्ट उसको इजाजत देता है और उसको जनाब मुलाकात नहीं कराई दी जाए, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 7-8 दफा। मुझे बताएं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिए रास्ते खोलने चाहिए, लेकिन इस पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, पाकिस्तान के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, इनकी तो बेतौकीरी क्यों हो रही है? फिर मैं देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। जिस फैसले में लिखा हो ना कि शहरियार अफरीदी या इमरान खान को रिहा कर दो, उसको मानना जरूरी नहीं है। जिस फैसले में लिखा हो कि शहरियार अफरीदी को या इमरान खान को जेल में डाल दो, उसको मानना ज्यादा जरूरी है। ये लॉ ऑफ द लैंड यही कहते हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब। हमारी चेकर्ड है जी, पूरी तारीख यही है जी, चेकर्ड है। अभी मैं मुख्तलिफ नहीं कह रहा, हमारी तारीख यही है जी। वो आप किसी तरफ से शुरू हो जाए, मेरे ख्याल में सर अनसनाउल्लाह पे 25 किलो हीरोइन डाली गई थी जी। मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन ये हमारी तारीख है। हमारे लिए बहनें जो खान साहब की हैं बहुत इज़्ज़त के लायक हैं, लेकिन बेगम कुलसूम साहिबा भी थी, मरीम नवाज़ साहिबा भी थी। मैं ऐसा बैठा बात कर रहा था किसी एक वक्त, तो मैंने कहा कि देखें यार, मॉडर्निटी की कीमत क्या देनी पड़ती। मैं इस्लामाबाद रहता हूँ, मेरे बच्चे कहीं रहते हैं, बेगम कहीं रहती है। तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आज से 2 साल 3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनके भाई जेल में थे, उनकी भावज करीबुल मर्ग थी,
उनके बेटे जेल में थे, उनकी भतीजी जेल में थी, तमाम रुफ़का जेल में थे। सर लेकिन आप लोगों ने सीखा क्या? मुझे याद है शहबाज साहब को स्पीकर के ऑर्डर पे बुलाया गया था पार्लियामेंट हाउस, तो मैं स्पेशली गया क्योंकि तहमीना बीबी ने शायद मुझे फ़ोन पे बताया था, या कोई स्टेटमेंट था, मैं भूल गया हूँ आपकी। ये 10 बाई 10 का सेल है जहाँ शहबाज साहब को रखा हुआ है और बड़ी बुरी सूरत हाल है, एक रोशनदान है, तो उसमें वो रहते हैं। मैं इनके लिए स्पेशल पार्लियामेंट हाउस में गया पूछने के लिए कि लिविंग कंडीशन इनकी कैसी है। लेकिन एक शख्स जिसके साथ ये काम किया गया और नवाज शरीफ के साथ कलसूम बीबी बिस्तर मर्ग पे थी, क्या उनको यही कुछ ही करना चाहिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ, कि उसको बड़ा इंसान बन के बेहतरी का रास्ता देना चाहिए, बदला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में जी बदला नहीं लेना चाहिए। इस वजह से जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, मैं अभी आपने उनका बयान चलाया कि उनका इलाज नहीं हो रहा खान साहब का, ऐसा नहीं है। तो सर वो शिफा में कहते हैं ले जाएं, तो ले जाए ना, शिफा इंटरनेशनल में शिफा यही है इस्लामाबाद में, लंदन में तो है नहीं। माशाल्लाह आपके पास पूरी रिसर्च की टीम है। आप ऐसा कीजिए कि जो उनकी नौयत है, उनके ग्लोकोमा की तरह की नौयत है, उनकी एक वेन जो है जिससे ब्लड वेसल, जिससे ब्लड का इनखला होता है, वो स्टिफ हुई है, एज रिलेटेड स्टिफनेस आती है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। इस बीमारी के लिए पहले फिर इमरान खान के प्लेटलेट्स नीचे करने पड़ेंगे, फिर आप लेके जाएंगे, वैसे नहीं लेके ये तो आपने बुरा ना मानिए, लेकिन ये पाकिस्तानी सियासी तारीख में सारा कुछ है। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा, लेकिन मैं उनको सिर्फ आपके सामने ये रख रहा हूँ कि इस वक्त पिम्स से ज़्यादा बेहतर किसी भी जगह के ऊपर वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और अगर ये डॉक्टर्स का पैनल बढ़ाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि कुछ और एक्सपर्ट्स को अंदर डाल दिया जाए, ताकि सबकी तसल्ली रहे, फैमिली की भी तसल्ली रहे, इनकी पार्टी की भी तसल्ली रहे। इसमें कोई हर्ज नहीं। एक लाइन में दे दें आप, वो कहते हैं हर्ज कोई नहीं है, कुछ तय कर लें। पिम्स लेके आए, रात के अंधेरे में लेके आए, वो सिक्योरिटी के लिए। आपको मालूम है कि बाहर क्या हंगामा खड़ा हो जाएगा अगर आप कहें ऐलान करके लाएं, एक दिन पहले ऐलान कीजिए। ऐलान करके तो नहीं ला सकते, लेकिन फैमिली मेंबर को साथ खड़ा कर सकते हैं। को एक्सेस नहीं है, फैमिली को एक्सेस नहीं, एतमाद में नहीं ले रहे। यहाँ पे हम बड़े मफरूज़ों से बात कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आई रिपीट, खान साहब की सेहत और ज़िंदगी इस मुल्क की बुनियादों और मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। खुदा के लिए इसको सीरियस लें। नंबर 2, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरा और भाई का ताल्लुक़ है पिछले सियासत में आने से बहुत पहले लाहौर में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हम आपस की ताल्लुकात सबके एग्जाम्पलरी हों, लेकिन मुल्क को फ़ायदा ना हो। कौन जवाब दे? हम सब जवाब दें। स्पीकर साहब हम सबको बुलाते हैं कि आए बात करते हैं, एक मुलाकात नहीं करा सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब को चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जी, कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। अब मुझे बताएं, जब आपके पास डिसीजन ही नहीं है, आप अपनी बेतौकीरी भी कर रहे हैं, उस कुर्सी की भी बेतौकीरी कर रहे हैं, पार्लियामान की भी बेतौकीरी कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये आप मैसेज क्या दे रहे हैं कौम को? इख्तियार ना उधर है ना इधर है। तो फिर देखें, मेरे ख्याल में मैं फैसला कर लेता हूँ, प्रोग्राम एंड पे आगे इसका फैसला कर लेते हैं। खैर यार अफरीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक लाइन कह सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि क्या तौकीर बढ़ती है जब आप कहते हैं हम किसी सियासतदान से बात नहीं करेंगे, इसके पास कोई इख्तियार नहीं, तो रास्ता कहाँ से निकालेंगे? जिनसे आप बात करना चाहते हो वो तो आपसे नहीं करते। CBM बात तो आपको हम ही से करनी पड़ेगी। 2-3 स्टेप लें, दिखाएं, खान से मुलाकात कराएं, खान को मौलजीन के एक्सेस दें, फैमिली को एक्सेस दें। मैंने तो आपको कहा है कि खान साहब का बेहतरीन इलाज होना चाहिए, इसमें कोई। खैर यार अफरीदी साहब, डॉक्टर सदीक मलिक साहब, दोनों का शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।